हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला परिचायक के लिए भौतिक सब्जेक्ट का आगे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। आज देखेंगे फोर्स यानी बल के बारे में। बल किसे कहते हैं और वीडियो को बल के बारे में बल कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले बल देखते हैं। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी बनाएंगे और आपको आसानी हो जाती का तैयारी करने में। चलते हैं। तो हमारा बल की किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? बल कहते हैं जी। समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी एक वस्तु उठा करके, ठीक है, कोई भी एक पत्थर है, उस पत्थर को उठा करके यहाँ तक इस जगह में, इस पॉइंट में लाने में जो भी क्या करेगा, अपना ताकत देगा, अपना समय देगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना, जो स्टेबिलिटी थी उस स्टेबिलिटी से है ना गति में ले आता है। मान लीजिए कोई वस्तु खड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, धकेल देंगे। तो इस तरह से ये बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है जी, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक इसका न्यूटन है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ होता है। तो न्यूटन का नियम पढ़ेंगे आज। न्यूटन का नियम क्या है कि प्रथम नियम या जड़त्व नियम कहते हैं इसी को, है ना, कि कोई विराम अवस्था की वस्तु विराम अवस्था में बने रहेगी, ठीक है। कोई विराम अवस्था की वस्तु विराम अवस्था में ही बने रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गमन करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहर की बल न लगाया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई वस्तु, यही एक मान ली जाए, इसी को न्यूटन के गति नियम लेते हैं। अगर ये वस्तु यहीं है तो यहीं रहेगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ कोई भी वस्तु यहाँ है तो यहाँ रहेगा जब तक कि कोई बाहर से यहाँ से धक्का नहीं देगा या उठाकर यहाँ तक नहीं लानेगा। तो ये क्या है? प्रथम नियम है न्यूटन का कि जो वस्तु गतिशील है, गतिशील रहेगा जब तक उसमें कोई बाहर का बल न लगाया जाए। वह वस्तु चलता ही रहेगा, एक परिपथ में घूमता रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाहर का बल न लगाया जाए। वह नहीं रुकेगा जी। समझ रहे हो ना? आगे चल दें। एक बार और परिभाषा को अच्छे से समझ लो कि कोई विराम अवस्था की वस्तु विराम अवस्था में ही बने रहेगी, ठीक है, जब तक उसमें कोई बाहर का बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वहाँ गतिमान ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई क्या नहीं लगाया जाए, बाहर का बल न लगाया जाए। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन जैसे का चलना शुरू होता है, बैठे हुए यात्री क्या करते हैं, जो सिर होता है ना, सिर, जैसे कि हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, हम बैठे जैसे ही कि गाड़ी चलना स्टार्ट होता है, हम पीछे की ओर धकेल कर पीछे चले जाते हैं। क्यों होता है? अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ज़मीन का, जो हमारे शरीर का निचले वाला भाग जो होता है ना, वो स्थिर रहता है। जैसे ही चलना स्टार्ट होता है तो ऊपर का जो सिर होता है, सिर, वो गतिमान हो जाता है, ठीक है। तो हमारे निचले स्तर स्थायित्व होता है, लेकिन ऊपर की हिस्सा भाग जब चलना शुरू होता है तो पीछे की तरफ झुकता है जी। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं, ट्रेन जैसे ही ब्रेक मारता है तो हम लोग पीछे की ओर भागते हैं कि आगे की ओर जाते हैं। ये अपने आप सोचो और अनुभव करो, ठीक है। आगे चलें। न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होते हैं। संवेग किसे कहते हैं ये पहले समझ लो,
ठीक है। संवेग किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान, तो वस्तु के द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आप इसको रेड में याद रखना, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, ठीक है। हमने पहले बता चुके हैं कि वेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। वेग, तो संवेग कौन सी राशि का है? सदिश राशि का है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसको पूछते हैं अक्सर ऑब्जेक्टिव में, याद रखना कि संवेग की एसआई मात्रा क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का है एसआई मात्रा, ठीक है। संवेग का परिवर्तन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये न्यूटन का दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाहर के बल के समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन के सदैव बल की दिशा में होता है जी। बल क्या होता है? बल प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन बटा में समय, ठीक है। प्रोपोर्शनल, इसको समानुपाती का चिन्ह है ये, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन एम भी माइनस एम यू, अतः एफ प्रोपोर्शनल एम भी माइनस एम यू बटा टी। एफ प्रोपोर्शनल एम, ये दोनों माइनस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो एम कॉमन निकल गया, भी माइनस यू, ठीक है। उसके बाद एफ प्रोपोर्शनल एम ए, फिर एफ इक्वल टू के निर्यातांक हो जाता है एम ए के, ठीक है। समानुपाती होता है, इसी को पहले फार्मूला में परिभाषित कर चुके। न्यूटन का तृतीय नियम याद रखना, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा पर बल लगाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को पूछते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अक्सर रस्सी खींच वाले में जब खेलते हैं तो रस्सी खींच में क्या होता है, दोनों तरफ से बल लगाते हैं, पता है ना। इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, राइट से भी लेफ्ट में। तो दोनों तरफ में जो बल क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जो ताकत इधर लगा रहे हैं वही ताकत इधर भी लगा रहे हैं, तो एक दूसरे खींचातानी में जो बल लगा होता है उसी को न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाएगा। सीधी से और सिंपल से लैंग्वेज में, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल लगाती है। यही क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम होता है। जैसे कि बंदूक से चलाई गई, जैसे हम बंदूक क्या करते हैं, तानते हैं, किसी को ठोकते हैं तो हमको पीछे की तरफ झटका लगता है। अक्सर आपने देखा होगा फौज लोगों का बॉर्डर में, जैसे ही वो बंदूक दबाते हैं पीछे की तरफ धक्का मारते हैं। कौन? बंदूक गोली मारता है जी, ठीक है। गति, वृत्तीय गति, ठीक है, हम लोग देख चुके थे ना, गति में आ रहे थे। तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय गति होता है। अब देखते हैं जैसे कि वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल जो है अंदर की तरफ क्या करता है, ताकत लगता है अंदर की ओर तरफ, ठीक है। और अपकेंद्रीय तरफ बाहर की तरफ बल, ठीक है। जैसे कि मान ली जाए कि एक आपने फटाका क्या बोलते हैं, जैसे थाली में उसको फोड़ते हैं ना, थाली वाला फटाका बोलते हैं। जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसका जो लाइट है वो बाहर की तरफ भगता है ना, वो अपकेंद्रीय बल है। लेकिन जैसे कि हम अभिकेंद्रीय के बात बोला जाए तो अभिकेंद्रीय में क्या होता है, जैसे कि
कहा जाए तो एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं इसको, जैसे रस्सी है, हम रस्सी में क्या करते हैं, पत्थर को बांधकर घुमाते हैं, तो वो ताकत अंदर की तरफ लगेगा कि बाहर की तरफ लगेगा, तो जो अंदर की तरफ महसूस होता है वो हम जैसे घुमाते हैं रस्सी को, रस्सी में पत्थर बांध के, तो अंदर की तरफ ताकत देगा ना, जैसे है ना, जैसे कि कार है, ठीक है, एक कार है, हम कार में क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे घुमावदार आता है, घुमावदार आता है तो कार बाहर की तरफ ताकत लगाता है कि अंदर की तरफ, तो कार बाहर की तरफ लगाता है, ठीक है, कार बाहर की तरफ लगा, जैसे हम मोड़ते हैं तो मोड़ नहीं पाते हैं, वो बाहर भाग जाता है, ठीक है। तो ये अभिकेंद्रीय बल है। तो किसी वस्तु को वित्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किसी वस्तु को वित्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। ये आप चिन्ह देख लीजिए, कार है, कार घुमाते हैं, केंद्र की ओर कार्य करता है, रस्ते में पत्थर लगाकर घुमाना, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये आप पे डिपेंड करेगा, साइंस तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो। अब तो इसका फार्मूला देखते हैं, किसका, अभिकेंद्रीय बल का, याद रखना, ठीक है, F बराबर m होल v का वर्ग बटा r का, ठीक है, F बराबर m r, ये जो कार्य हो रहा है, ठीक है, इसको ओमेगा से दर्शित करते हैं, बटा r होल स्क्वायर, इसी को हम आगे चलाएं तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा r, तो जो ओमेगा ये जो W का कार्य है R, B बराबर आर डब्लू, ठीक है, आर स्क्वायर है ना, आर को सिंगल का है, इसको बाहर कर देते हैं कार को, आप बराबर F बराबर m आर डब्लू स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब केंद्र बल क्या होता है, वैसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है, वैसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है, जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालना, मौत के कुएं में दीवार पर लगने वाला बल, ये सब क्या होता है, अब केंद्र बल कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि वॉशिंग मशीन में प्रयोग होने वाला कौन सा बल होता है, वॉशिंग मशीन कौन सा बल का कार्य करती है, ये पूछा जाता है, तो आप केंद्र बल याद रखना, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से दही बनना कौन से बल का होता है, मौत के कुएं में दीवार पे लगने पे कौन सा बल का, तभी केंद्र कहना है कि आप केंद्र बल, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कार्य, कार्य किसे कहते हैं, ठीक है, वर्क किसे कहते हैं, आप तो समझ रहे हो जी, लेकिन हम साइंस लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि कार्य होता क्या है, कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसके जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कि लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है जी। तो कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। कोई माना जाए कि कोई एक कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं जी, हम पढ़ाई का कार्य करते हैं, ठीक है। हमारा क्या काम है, पेन अगर स्थायी है तो इस तरह से पड़ा रहेगा, हम इसमें क्या करेंगे, लिखने का कार्य करते हैं ना, तो हमारा कार्य क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। हम नहीं लिखेंगे तो ये पड़ा रहेगा, तो हमारा कार्य थोड़ी ना होगा। तो हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये पेन क्या कर रहा है, कार्य कर रहे हैं, ठीक, लिखने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो भी क्रिया संपन्न होती है वही कार्य होता है जी। हम जो कार्य करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, बल के साथ साथ दिशा में परिवर्तन लाते हैं जी, ठीक है। उसी को लिखा है कि कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस, ठीक है।
तो बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि है, समझ रहे हो। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, दिशा सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है। जूल क्या होता है, 1 न्यूटन का बल किसी पिंड पर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो यही क्या होता है कि जूल होता है। ओके, हम लोग देखेंगे ये इसमें चित्र के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है और यहाँ तक जो कार्य करेगा बी तक, ठीक है जी। इसी को हमें इसमें लिख दिया हूँ मैं इसको कि बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल लगा के एफ लगा करके वस्तु को विस्थापन बी तक होने में जो बल की दिशा में वस्तु की विस्थापन की दिशा से जो थीटा कोण बनती है, ठीक है। कितना थीटा कोण, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है ना, ये थीटा है, थीटा कोण बन रहा है एफ कोस थीटा, ठीक है। ये से लेकर यहाँ तक कि जो कार्य हो रहा है थीटा का कोण मान रहा है, इसी को हम अक्सर पेपर में पिछले साल के आया था, ठीक है। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए और आंकिक प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आंकिक प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। आंकिक प्रश्न पूछते हैं जी, 9वीं 10वीं में क्या है, थ्योरी थोड़े ना पूछते हैं, आंकिक प्रश्न पूछते हैं 11वीं 12वीं का। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, 11वीं 12वीं का भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हालांकि लिख दिए हैं 9वीं 10वीं का आएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अक्सर आंकिक प्रश्न पूछते हैं, अंदर तक पूछते हैं। तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होता है, एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा है, थीटा है, ठीक है, याद रखना। अतः किया गया कार्य W बराबर बल का विस्थापन इंटू है ना, बल का दिशा के जो घटक है, बल का विस्थापन का जो दिशा का घटक इंटू विस्थापन बराबर, इसी को हमने हिंदी में लिखा है, इसी को इंग्लिश में लिख कर बताते हैं, एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस विस्थापन है, एफ कॉस थीटा W बराबर एफ एस, ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब इस कार्य का मात्रा, कार्य क्या है, कार्य की अदिश राशि कि सदिश राशि, ये आप पर डिपेंड करता है ना जी। तो कार्य आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप सोच सकते हैं। कार्य की मात्रा क्या है, बल न्यूटन में, यदि बल न्यूटन में एवं विस्थापन को मीटर को दर्शाए तो कार्य मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। यदि बल न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में, यदि बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है जी। ये इसको पूछते हैं ना, अक्सर याद रखना। जो एक जूल किसे कहते हैं कि यदि बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में हो तो हम एक जूल कहते हैं। अगर इसी को 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो उसे 1 जूल होगा जी। यदि दूसरा ये है, दूसरा में क्या कहते हैं कि यदि बल को डायन विस्थापन को सेंटीमीटर में हो तो कार्य मात्रक अर्घ होता है जी, ठीक है। तो कार्य बराबर डायन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्घ, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर 10 की घात या 10 की पावर 5 डाइन इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर इंटू इक्वल टू 10 की पावर 7 वर्ग होता है, ठीक है। अब देखेंगे ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु कार्य करने की जो क्षमता होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य किसे कहते हैं तो मैंने बता दिया डिफिनेशन।
लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है। जैसे कि मैंने अब कोई काम जो है एक बाल्टी पानी को एक स्थान भर कर, है ना, भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो क्या करता हूँ, समय देता हूँ, उसमें ताकत लगाता हूँ, यही ताकत क्या कहलाता है, ऊर्जा। ऊर्जा होता है, ऊर्जा खपत करते हैं हम लोग, ठीक है। ऊर्जा हम कहाँ से मिलते हैं, खाना से तो ही ऊर्जा मिलेगा ना, और यही ऊर्जा हम लोग कार्य करने में उपयोग करते हैं, और यही ऊर्जा कार्य करते हैं जी। कार्य करने किसी को क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमारे अगर एनर्जी नहीं है तो हम बैठे बैठे निठल्ला बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं होगा जी। इस पेन को भी नहीं उठा पाएंगे, इस पेन को उठाने में भी एनर्जी लगता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर आप में क्षमता नहीं होगा तो इस पेन को भी नहीं उठा पाएंगे हम लोग, इस तरह से पेन चला नहीं पाएंगे। जब तक ताकत नहीं लगाओगे, एनर्जी खपत नहीं करोगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, कार्य ही नहीं कर सकते हो। एनर्जी ही नहीं रहेगा तो कार्य कहाँ से होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान ली जाए कि आप एक नदी में हो और नदी में जो तैरने का कार्य कर रहे हो, उस तैरने में जो एनर्जी खपत हो रहा है जी, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसी को समझते हैं आगे। एनर्जी के प्रकार समझते हैं, ऊर्जा के प्रकार समझते हैं। ऊर्जा समझ गए ना, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे एनर्जी कहते हैं जी। और एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, यांत्रिक, ऊष्मा, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा, कृत्य ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यही की यही क्लास में आप रट्टा मार लो, क्योंकि समय नहीं है। ऊर्जा क्या होता है समझ गए ना, ऊर्जा के प्रकार क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कृत्य ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है। जैसे कि गिरता हुआ पत्थर, एक पेड़ से क्या करते हैं, एक पेड़ है, पेड़ मान ली जाए एक पेड़ है, वह पेड़ का फल नीचे गिरता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना। तो वही क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा भी मान लेते हैं उसको, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। गिरता हुआ पत्थर हो गया, खींचा हुआ तीर हो गया, तो गतिज स्थितिज दोनों होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मा ऊर्जा को देखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है या किसी वस्तु की गर्माहट के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है ऊष्मा ऊर्जा है, समझ रहे हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जैसे सोकर उठते हैं हम लोग गैस चला लेते हैं, और गैस से जो धुआं उठता है वही तो ऊष्मा है, ठीक है। या जैसे हम पानी या जल जो भी गर्म करते हैं, वह जल ऊष्मा के रूप में वो जल जो है ऊपर उठ जाता है। सूक्ष्म कण होता है ना, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जैसे हम लोग जल को गर्म करते हैं ना तो उच्च होता है, तो उच्च ताप निम्न ताप की ओर उठता है कि नहीं, इसी को हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पेट्रोलियम का जलना, ये रासायनिक ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि विद्युत मोटर है ना, मोटर का चलना, विद्युत बल्ब जलना, ये सब होता है विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा देखते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें जो भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अगर ऊर्जा यानी कि सूर्य ही नहीं हो तो हमें कोई वस्तु नहीं दिख सकता है। जिसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन,
ठीक है। रिफ्लेक्शन बोलते हैं जिस वस्तु पे हमारे आँख पे क्या होता है, टकरा कर वह उस वस्तु का जो प्रकाश है उस वस्तु से टकरा कर हमारे आँख में क्या होता है, रिफ्लेक्शंस होता है, तभी तो हमें ये दिखाई देता है ना। जिस ऊर्जा के कारण हमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे वही क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, ध्वनि ऊर्जा, जैसे कि लाउड स्पीकर। हम भी पूछते हैं अक्सर, याद रखना। हाँ, मनुष्य में सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, याद रखना। मनुष्य में सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये भी पूछते हैं। उसके बाद जल ऊर्जा क्या है? बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं ना, कोरबा। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट कोरबा जो कब बनाया गया था? याद रखना 1967 है कि 87 है? 67 है बेटा। तो बहते हुए जल से जो प्राप्त है ना, जो एनर्जी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। गुरुत्वीय ऊर्जा है आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है। जैसे कि अभी जस्ट बोला था कि पेड़ में फल गिरते हैं नीचे जमीन की तरफ, ऊपर क्यों नहीं जाता है इतने ऊंचे होने के बावजूद भी? क्योंकि पृथ्वी के धरातल में जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैव ऊर्जा, गोबर, गैस और कचरे इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं।